हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हैं ब्रिक वर्क के बारे में। जब भी हम ब्रिक वर्क करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, फिर यही पॉइंट जो है इन्हीं को लेके हम लोग जब साइट पे काम करेंगे तो वहाँ भी अप्लाई करके आपको एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम लोग अप्लाई करते हुए आपको दिखाएंगे। पहला पॉइंट है क्यूरिंग करनी चाहिए हमको, ईंटा की तराई करनी चाहिए। अगर हमको ब्रिक वर्क करना है उसके एक दिन पहले आप जो ईंटा रहता है उसको तराई करना बहुत ज़रूरी है। तराई करने के लिए या तो आप किसी टैंक में उसको डाल दीजिए ईंटा को एक दिन पहले, और अगर पाइप से ऐसे ही जनरली तराई करना है तो भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी टैंक में ईंटा को डाल दीजिए एक दिन पहले, और फिर अगली सुबह जब ब्रिक वर्क आपको करना हो उससे 1 घंटे या 2 घंटे पहले निकाल करके बाहर रख दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ब्रिक वर्क करते टाइम में आपका जो मसाला है वो ज़्यादा गीला ना हो। तो क्यूरिंग करने के बाद ही आप हमेशा जो है ईंटा जो है यूज करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमको अगला पॉइंट कौन है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ब्रिक वर्क हमेशा जो उसमें जो ईंट यूज करनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास की। और फर्स्ट क्लास की पहचान क्या होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की? एक तो उसका जो साइज़ रहेगा यूनिफॉर्म साइज़ रहेगा, मीन्स उसका सभी जो ईंटा रहेंगी उनका साइज़ एक ही जैसा रहेगा, छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। सेम साइज की ब्रिक्स होनी चाहिए। उसका जो एज रहता है किनारा वो तीखा रहना चाहिए, मतलब कुंद टाइप का नहीं होना चाहिए, सर्कुलर या कट टाइप का नहीं होना चाहिए, शार्प एज होनी चाहिए। और ईंट की जो वाटर एब्जॉर्बेशन क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी 20% से ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए अपने ड्राई वेट का ब्रिक। तो जो वो ब्रिक होती है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है। इसके अलावा उसकी और क्वालिटी क्या रहती है, उसका जो कलर रहेगा वो रेड चेरी कलर का रहता है। स्ट्रेंथ उसकी 105 kg/cm²। अगर आप स्ट्रेंथ चेक करना चाहें, नॉर्मली अगर साइड पे आप फर्स्ट क्लास ब्रिक की पहचान करना चाहते हैं तो उसको 4 फीट की हाइट से कच्चे फ्लोर पे अगर आप गिराएंगे तो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जा रहा है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक आपका नहीं है, वो फिर सेकेंड या थर्ड क्लास का हो सकता है। और एक और पहचान जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है कि नहीं, दो ईंटों को आपस में टकराने से क्या होगा कि मेटेलिक साउंड आएगा। अगर मेटेलिक साउंड नहीं आ रहा है तो आपका ब्रिक्स जो है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है। अगर मेटेलिक साउंड आता है तभी वो फर्स्ट क्लास ब्रिक मानी जाएगी। ये तो हमारी होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक की पहचान। और हम लोग ब्रिक वर्क में फर्स्ट क्लास के अलावा सेकंड क्लास भी यूज करते हैं। वो क्या होता है, इसमें जो क्वालिटी बताए हैं इसमें थोड़ा थोड़ा कमी आ जाती है। जैसे वाटर एब्जॉर्बेशन जो हमारा होता है वो 20 से 22% हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ 75 हो जाती है। और कलर थोड़ा सा चेरी कलर से हल्का डल हो जाता है, येलो टाइप का हो जाता है, वो सेकंड क्लास की ब्रिक हो जाती है। वो भी यूज की जाती है, लेकिन फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रेफर की जाती है ब्रिक वर्क के लिए। अब तीसरी बात जो हमको ध्यान रखना चाहिए ब्रिक वर्क करते टाइम में, कि जो हमको सीमेंट यूज करना है हमेशा जो है फ्रेश सीमेंट यूज करना है, ताज़ा सीमेंट यूज करना चाहिए। उसके लिए क्या है, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, सीमेंट के बैग पे मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी रहती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के 3 महीने के अंदर ही सीमेंट को यूज़ करना है। अगर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 3 महीने से ऊपर हो गई है, मीन्स 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उस सीमेंट को आपको यूज़ नहीं करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी आपकी अच्छी नहीं होगी और आपका वॉल की स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है, फ्रॉग। जब हम ब्रिक वर्क करते हैं जो फ्रॉग रहता है, जो ब्रिक रहती है उस पर एक खांचा टाइप का कटा रहता है। जैसे ये सपोज आपकी ब्रिक होगी, इसमें बीच में एक फ्रॉग रहता है जिसमें कंपनी का मार्क या कुछ जो भी कुछ जिसको मार्क करना है इस टाइप का उसमें लिख दिया जाता है। इसको बोला जाता है फ्रॉग। फ्रॉग हमेशा जब भी ब्रिक वर्क करते हैं तो फ्रॉग हमेशा ऊपर रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि जब भी हम फ्रॉग को ऊपर करेंगे तो जब हम अगला लेयर लगाएंगे, अगर अगला रद्दा लगाएंगे तो उस पर मसाला जब हम रखेंगे तो फ्रॉग पूरी तरीके से भर जाएगा और वो एक कीक की तरह काम करता है। अगली ब्रिक को उस वाली ब्रिक को जॉइंट करने के लिए, उसकी बॉन्डिंग करने के लिए फ्रॉग जो है बॉन्डिंग का रोल अदा करता है। तो वहाँ पे बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अगर हम फ्रॉग को नीचे कर देंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रॉग हमारा उसमें मोटर फिल नहीं हो पाएगा और फिर वो खाली रह जाएगा। उससे क्या होगा, बॉन्डिंग जो हमारी वाल की वो कम हो जाती है। बॉन्डिंग जो है ब्रिक की एक दूसरे से बॉन्डिंग जो है कम हो जाएगी। इसलिए फ्रॉग हमेशा ऊपर की तरफ रखना चाहिए, ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में क्या ध्यान देना है, सीमेंट मोर्टार जो हमारा सीमेंट मसाला है उसका रेशियो हमेशा 1:6 या 1:4 होना चाहिए। अगर आपकी फुल ब्रिक वॉल है, मीन्स अगर आपकी ईंटा 10 इंच की है तो फुल ब्रिक हो गई 10 इंच, या अगर आपके यहाँ दूसरा कोई साइज है जैसे 9 इंच की भी ब्रिक आती है, तो अगर 1 ईंट की दीवार है तो उसके लिए जो सीमेंट मोर्टार का जो रेशियो होगा
1:6 रहेगा। और अगर हाफ ब्रिक वॉल है आपकी 5 इंच या 4.5 इंच, तो उसके लिए जो सीमेंट मोर्टार जो रेशियो है वो 1:4 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी यूज नहीं करना है आपको, इससे कम भी नहीं करना है। ज़्यादा भी यूज करने से कोई बहुत ज़्यादा मजबूत हो नहीं जाएगा, उससे क्या होगा और क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप सीमेंट का क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो उससे कोई स्ट्रेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एक तरीके से वेस्टेज ही हो जाता है। तो कभी भी सीमेंट का रेशियो जो है बढ़ाना नहीं। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है जो हमको ध्यान रखना है ब्रिक वर्क करते टाइम में, हैकिंग करना है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम जैसे ये हमारा कॉलम हो गया और यहाँ से हम लोग ब्रिक वर्क स्टार्ट करें इस साइड में, तो होता क्या है कि हम लोग ऐसे ही ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हम लोग क्या करना है कि कॉलम पे हैकिंग कर देना होता है। हैकिंग का क्या होता है, जैसे कॉलम का जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है, उसको रफ करने के लिए हम लोग एक हथौड़ी का यूज़ करते हैं, जिसमें धारदार हथौड़ी होता है। हम आपको दिखाएंगे भी, हमारे इसी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें हम लोग हाइकिंग करते हुए, हाइकिंग किया हुआ दिखाए हैं, हाइकिंग करते हुए भी हम आपको लाइव एक बार छोटा वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हाइकिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाएंगे। हाइकिंग करने का मतलब क्या रहता है कि हमारा जो सरफेस है कॉलम का उसको रफ करना। रफ करने से क्या होगा कि हमारी वॉल और जो कॉलम होगा तो उसमें क्या है बॉन्डिंग बढ़ जाती है। हमारी वॉल और कॉलम के बीच में बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सरफेस स्मूथ होगा तो मोर्टार और जो आरसीसी होगा उसके बीच में जॉइंट अच्छा नहीं बनेगा, और फ्यूचर में क्या होता है वहाँ पे क्रैक भी आ जाता है। जनरली जॉइंट पे हमेशा क्रैक इसी वजह से आता है। अगर आप हैकिंग कर देंगे तो क्रैक आने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे, नहीं बिल्कुल जीरो तो नहीं होंगे लेकिन कम हो जाएंगे। तो इसलिए जब भी आप ब्रिक वर्क कराएं तो कॉलम के साइड में, हालांकि कॉलम के चारों तरफ से हैकिंग करना जरूरी है क्योंकि आप प्लास्टर भी करेंगे। अगर ब्रिक वर्क यहाँ पे कर रहे हैं तो बाकी का जो कॉलम बचा वहाँ प्लास्टर भी करना है, तो आप जो हैकिंग करें पूरे कॉलम को कर दें, कॉलम की साइड में भी और बाकी कॉलम में भी, ताकि प्लास्टर करें तो उस टाइम में आपकी बॉन्डिंग प्लास्टर से भी, कॉलम और प्लास्टर के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए और वॉल में भी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए। तो एक तो हमारा हैकिंग हो गया। और उसमें क्या है कि हैकिंग करने के बाद में यहाँ पे हम लोग सीमेंट स्लरी यूज करते हैं। जैसे हमारी ये ब्रिक वर्क होगी, यहाँ पे ये ब्रिक वर्क हो गया आपका इस टाइप से, तो इसमें क्या है कि हम लोग सीमेंट स्लरी भी यूज करेंगे यहाँ पे जॉइंट पे। जैसे हमारा कॉलम है, इस वाली साइड में हैकिंग करेंगे, फिर इसमें सीमेंट का स्लरी, सीमेंट का घोल लगा देंगे ताकि इसके वॉल और कॉलम के बीच में जॉइंट भी अच्छा हो जाए। सीमेंट स्लरी के साथ साथ में हम लोग चिकन मिक्स का भी यूज करते हैं यहाँ पे जॉइंट पे ही। अगर आपकी 10 इंच की वाल है तो 10 इंच चौड़ाई में हम लोग चिकन मिक्स यूज कर लेंगे। अगर 9 इंच की है तो 9 इंच या 5 इंच से जो भी आपकी वॉल थिकनेस है उस चौड़ाई की चिकन मिक्स काट करके हम लोग जॉइंट पे प्रोवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों का जो बॉन्डिंग है वो अच्छा हो जाएगा। तो एक तो पॉइंट हमारा ये होगा। इसके बाद हम लोगों को और क्या ध्यान देना है कि जब हम लोग यूज करते हैं सीमेंट मोर्टार बनाते हैं, मसाला बनाते हैं, तो उसमें जो सैंड यूज करते हैं वो सैंड बहुत मोटी भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत पतली भी नहीं रहनी चाहिए, मीडियम साइज की होनी चाहिए। सैंड हमारी जो ब्रिक वर्क के लिए है वो मीडियम साइज की सैंड हम लोग यूज करना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट जो ध्यान देने योग्य है, जो जॉइंट है हमेशा एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के बीच में यहाँ पे जैसे जॉइंट होता है, ये 10 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 10 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। एक तो जॉइंट होता है ब्रिक से ब्रिक के बीच में, ये वर्टिकल जॉइंट। दूसरा होता है नीचे वाली ब्रिक से और ऊपर वाली ब्रिक के बीच में। जैसे ये हमारी ब्रिक हो गई तो इस वाली ब्रिक के बीच में जैसे ये जॉइंट हो गया और एक नीचे वाला भी जॉइंट हो गया। मीन्स कहीं भी जो थिकनेस होती है, जो मोर्टार की, हमारे मसाले की जो थिकनेस है वो 10 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक कोर्स से दूसरे कोर्स के बीच में भी और एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में भी। 10 mm से ज़्यादा भी नहीं होना है और 10 mm से कम भी नहीं होना है। अगर कम कर दीजिएगा तो दोनों ईंट के बीच में बॉन्डिंग, जो मसाला कम होगा तो दोनों ईंट जॉइंट होंगी नहीं और फिर क्या होगा, वहाँ से क्रैक आ जाएगा। अगर आपका ज़्यादा भी हो जाएगा मसाला तब भी क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए थिकनेस का, जॉइंट पे जो मोर्टार की थिकनेस है उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 10 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 10 mm से कम भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को और क्या ध्यान देना है, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। यूज ऑलवेज इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड। हमको जो बॉन्ड है यूज करना चाहिए इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड, दोनों में से कोई भी यूज करिए। जनरली ज़्यादातर इंग्लिश बॉन्ड यूज किया जाता है। इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है एक वीडियो, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ तक कवर कर लिए। दूसरा, हम लोग जो ब्रिक वर्क करते हैं उसमें
हमें जो आरसीसी बैंड भी डालना चाहिए। होता क्या है कि जैसे हमारा ब्रिक वर्क हो गया 10 फीट का, 12 फीट पे हमारी स्लैब है और 10 फीट का ब्रिक वर्क हो गया, तो उसमें क्या होगा, अगर हम कंटिन्यू पूरा ब्रिक वर्क कर देंगे तो होता क्या है, बाद में क्रैक आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जैसे यहाँ पे हमारी विंडो है, ये अगर ये विंडो है तो विंडो के टॉप पे लिंटल लेवल पर एक हमें आरसीसी बैंड देना है, और विंडो के निचले निचले लेवल पे, जिसको बोला जाता है सिल लेवल, एक हमें आरसीसी बैंड सिल लेवल पर देना है और एक आरसीसी बैंड हमको देना है लिंटल लेवल पर, और एक स्लैब का बीम जो होगा वो तो हो ही जाएगा आपका, ये स्लैब लेवल पर हो गया। इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो ये हमारा विंडो हो गया, यहाँ पे ये विंडो हो गया। तो इसको बोलते हैं, ये जो लिंटल लेवल पर आरसीसी बैंड पड़ता है उसको लिंटल लेवल, इसकी थिकनेस कम से कम 6 इंच, और जो सिल लेवल है इसकी थिकनेस कम से कम 3 इंच रखना है। दोनों जो हमारे आरसीसी बैंड है उनकी जो थिकनेस है ये मिनिमम 6 इंच का होना चाहिए और ये मिनिमम 3 इंच का होना चाहिए। आरसीसी बैंड जरूरी है, क्यों? क्योंकि आजकल क्या है कि क्रैक आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। होता क्या, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आजकल बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्रैक जनरली वॉल में आ ही रहे हैं। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अगर लिटल बैंड डाल देंगे तो क्या होगा कि ये वॉल जो है 2 या 3 पार्ट में आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो क्रैक आने के चांस जो है कम हो जाते हैं। इससे हम लोग थोड़ा सा जो ब्रिक वर्क की क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव हो जाती है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या होता है, मेरे चैनल पे एक वीडियो है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉइंटिंग क्या होता है, जनरली हम लोग जो ब्रिक वर्क करने के बाद में जो इसके जॉइंट होते हैं इनको मसाले से भर देते हैं, फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद में हम इसमें ग्रो काट देते हैं। ग्रो काटने के लिए क्या होता है कि उससे क्या होता है, जब हम प्लास्टर करेंगे तो वॉल और प्लास्टर के बीच में बॉन्डिंग जो है बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग पॉइंटिंग करते हैं। पॉइंटिंग करने से क्या होता है कि जो जैन है, हमारे जॉइंट हैं जो ब्रिक वर्क के, जो हल्के फुल्के खाली रह जाते हैं वो प्रॉपर फिल हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी वॉल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और ब्रिक वर्क की क्वालिटी हमारी इंप्रूव होती है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट हमारा क्यूरिंग ऑफ द वॉल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्यूरिंग, तराई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिक वर्क करने के बाद में कोड के अकॉर्डिंग तो आपको 28 दिन तक क्यूरिंग करना होता है, तराई करना होता है, लेकिन अगर आप 28 दिन तक नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 14 दिन तक तो मस्ट है। 14 दिन तक लगातार तराई कीजिए। गर्मी के सीजन में कम से कम 4 बार, और ठंडी के सीजन में, जाड़े के मौसम में कम से कम 3 बार क्यूरिंग 14 दिन तक आपको करनी है, ताकि वॉल की आपकी स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर गेन कर सके और आपकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। इन सारे पॉइंट को कवर करके आप अपने ब्रिक वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इन सभी पॉइंट को हम लोग साइट पे भी दिखाएंगे। आगे हम फ्यूचर में एक वीडियो लेके आएंगे। इन सभी को अप्लाई करते हुए हम आपको ब्रिक वर्क पे अप्लाई करते हुए साइट पे ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।